हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों। तो कैसे आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे, जो कि केपी के बुक में हेडिंग है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा हेडिंग है। फेडरल बुक में हेडिंग है केमिकल बॉन्डिंग। पीएमसी सिलेबस में जो टॉपिक्स इससे शामिल है वो केमिकल बॉन्डिंग है के हवाले से है। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इस पर एमसीक्यूज उन्होंने दिए हैं। मेटालिक बॉन्ड और फिर एमओटी है हमारे पास, और वेस पर थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन रेजोनेंस के हवाले से पीएमसी में ये शामिल हैं। लेकिन हम इस चैप्टर को कवर करेंगे चाहे वो हमारे पास फेडरल बुक से रिलेटेड कंसेप्ट है, या केपीके बुक से, या पीएमसी सिलेबस से, या बलूचिस्तान बुक से। पाकिस्तान के सब बुक से रिलेटेड कंसेप्ट हम जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा इंडियन कंसेप्ट भी टच करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के ईटा में जस्ट जो है कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं, और मतलब इतना डिफिकल्ट तो न्यूमेरिकल वाइज नहीं देते, ठीक है। तो हम थोड़ा इंडियन बुक से भी कंसेप्ट करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांगली डेवलप हो जाए। एक चीज़ के हवाले से अगर आपको मुकम्मल कंप्लीट इल्म दी जाए ना, तो फिर इसके हवाले से अगर इजी एमसीक्यूज आते हैं या डिफिकल्ट आते हैं, तो आपको फिर डरना नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया। अब अगर आप कहेंगे कि यार इतने मुश्किल नहीं आते, मैं सिर्फ इजी इजी कवर करूंगा, फिर भी आपके अंदर एक डर होगा कि यार हो सकता है अगर डिफिकल्ट एमसीक्यूज आ जाए तो फिर मैं क्या करूंगा। तो एक टॉपिक को ऐसा कवर करें ताकि वो उसका अगर इजी कंसेप्ट है या डिफिकल्ट कंसेप्ट है, सारे लेवल को खत्म कर ले यार। ऐसा नहीं हो कि आप एक दिन रिपीटर बन जाओगे, फिर रिपीटर में आप जो है फिर स्टडी करेंगे। अपना साल को मिस करने के लिए एक टॉपिक का मुकम्मल डिटेल के साथ स्टडी कर लें ताकि एक भी लफ्ज आपसे रह न जाए, ठीक है। और उन लोगों के साथ मशवरा कर लें जिन्होंने टेस्ट दिया है, ऐसा नहीं। और हकीम लोगों का ना सुने, ठीक है। हकीम लोग वो होते हैं जो जिसका एक्सपीरियंस नहीं होता और आपसे कह रहे हैं कि बस यार ऐसा ऐसा स्टडी करो। नहीं, हमेशा जो है एक एक्सपीरियंस बंदे का सुनो, ठीक है। अपने आपका जो है कज़न होगा, जो भी होगा, एक्सपीरियंस बंदे से जो है आप पूछ सकते हैं। तो अपने पास हेडिंग डाल दे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। ये चैप्टर चूंकि रिलेटेड है केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से, इसलिए मैं ये हेडिंग डाल रहा हूँ, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग। अगर आप केपीके बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो ठीक है, आपके बुक में मुझे पता है कि उसका हेडिंग है शेप ऑफ कोवेलेंट, शेप ऑफ मॉलिक्यूल एंड थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये भी केमिकल बॉन्डिंग में आता है, ठीक है। लेकिन ये ब्रॉड लेवल पर मैंने केमिकल बॉन्डिंग लिखा, क्योंकि जो भी कंसेप्ट है केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड तो है ही, ठीक है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले जो बात आता है हमारे पास है बॉन्ड। क्या बॉन्ड है हमारे पास? देखो, बॉन्ड हम किसको कहते हैं? बॉन्ड असल में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को कहते हैं, ठीक है। दो चीज़ों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बॉन्ड कहते हैं। फिजिकल टर्म में हम ये बॉन्ड लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। अगर एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ दोस्ती है तो हम कहते हैं कि प्ला शख्स का उसके साथ बॉन्ड है, ठीक है, मतलब अट्रैक्शन है। तो मैं ऐसा कहूँगा, द अट्रैक्शंस, द force of attractions, the force of attraction, दो चीजों का अट्रैक्शन, among the force of attraction between two or two या two से ज्यादा, two or more than two, two or more than two, two। अगर मैं एटम लिखो, टू थिंग्स में लिखो, तो इसके लिए मैं लिखूंगा टू थिंग्स आर कॉल्ड, इसके लिए मैं लिखूंगा आर कॉल्ड बॉन्ड। इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं बॉन्ड कहूंगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करो, कह दो कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स हमारे पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two or more than two or more than two atoms, two or more than two atoms which keep, जो कि रखता है, ये जरूरी है, ठीक है, which keep them
टुगेदर, which keep them together, सईद अज़म, are called, इसको मैं कहूँगा are called chemical bond, इसको मैं क्या कहूँगा, chemical bond, इसको मैं कहूँगा chemical bond, and the phenomena are called, और इस phenomena को हम कहेंगे कि ये जो phenomena हमारे पास है, ठीक है, and the phenomena are called, इस phenomena को हम कहेंगे chemical बॉन्डिंग, इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग हम कहते हैं, ठीक है। तो देखो बॉन्ड हमारे पास क्या है, बॉन्ड हमारे पास दो चीज़ों के दरमियान अट्रैक्शन है, वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, मतलब इसमें दोनों आते हैं। अगर केमिकल हो तो हम इसमें फिर एटम्स के हवाले से बात करेंगे कि हमारे पास एटम्स है या हमारे पास जो है मालिक्यूल्स है और इसको मतलब कीप रखते हैं, टुगेदर रखते हैं, तो उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो ये बॉन्ड तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बॉन्ड हमारे पास बनता क्यों है, बॉन्ड क्यों बनता है, वाई केमिकल बॉन्ड जो है फॉर्म होता है। तो इस एमसीक्यूज में आपने दो बातें याद रखना है, एक तो आपने ये याद रखना है टू गेन स्टेबिलिटी, एक एटम चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, टू गेन स्टेबिलिटी दे मेक बॉन्ड, ये बॉन्ड बनाता है। ये नेचर में हर चीज में है, जो अगर आप दोस्ती भी किसी के साथ करते हो तो आप अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हो, इसलिए आप किसी के साथ दोस्ती करते हो। इसी तरह आप शादी करते हो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरह केमिस्ट्री में भी है यार, दो चीजें हैं, एक एटम है अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते तो दूसरे के साथ मिलता है, अरे भाई आ जाओ मेरे साथ मिल जाओ, मेरे साथ जो है कंबाइन रहो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये बॉन्ड बनाता है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। दूसरी बात, दूसरा आपने ये बात याद रखना है टू लोअर एनर्जी, टू लोअर एनर्जी, अपने एनर्जी को कम करने के लिए ये बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। अब यहां पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि एनर्जी तो हमारे पास मुख्तलिफ टाइप की हो सकती है, अब इसमें कौन सा एनर्जी हमारे पास लोअर होगी, तो ये एमसीक्यूज भी आपने याद रखना है कि लोअर एनर्जी में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी शामिल होगी। क्या, तो मैं ऐसा कहूंगा टू लोअर, कि ये कम कर ले, टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, क्या, पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए एटम बॉन्ड बनाता है। ये तीन एमसीक्यूज आपने जो है याद रखना है। बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहता है एटम, ठीक है। टू लोअर एनर्जी चाहता है, जब एनर्जी लोअर हो जाए तो स्टेबिलिटी गेन हो जाएगा ना, और एनर्जी में कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो बॉन्ड बनता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और दूसरा टू लोअर एनर्जी, ठीक है, लोअर एनर्जी। इसके अलावा अक्सर ये भी आता है, ये भी अपने पास नोट करें, जो चौथा हमारे पास बात है टू गेन नोबल गैस लाइक नेचर, कि नोबल गैस लाइक नेचर इख्तियार कर ले, इसलिए हमारे पास एक एटम बॉन्ड बनाता है। मतलब एक एटम है वो बॉन्ड बनाता है, क्यों बनाता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं नोबल गैस की तरह जो है बन जाऊं, मैं क्या बन जाऊं, मैं नोबल गैस की तरह बन जाऊं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक शख्स है, वो उसके पास ऑलरेडी मतलब दोस्त है, ठीक है। तो दूसरा बंदा चाहता है कि मैं भी दोस्त बना लो, क्योंकि ये बंदा जो है स्टेबल है, उसके पास दोस्त है, तो मैं भी चाहता हूं, ठीक है। तो ये चार बातें आपने याद रखना है। अब देखो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो कि हमारे पास बॉन्ड होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे पास होता है, तो उसके दौरान हमारे पास क्या होता है, देखो एमसीक्यूज अपने पास नोट कर ले, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक एटम है और इसका ये न्यूक्लियस है और इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहां पर हमारे पास एक और एटम है और यहां पर उसका जो है इलेक्ट्रॉन है, इसका भी इलेक्ट्रॉन है। अब देखो
अगर आप इस एटम्स को देखें, सपोज मैं कह रहा हूं कि ये आपके पास एटम ए है, क्या है आपके पास एटम ए, और ये आपके पास एटम बी है, दो एटम है आपके पास। जब बॉन्ड बनता है तो ये एटम इसके करीब आता है, ये एटम इसके करीब आता है, ये इसके करीब आता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो ये एटम है उनके बीच कोई भी एनर्जी मतलब नहीं है, ना फोर्स ऑफ रिपल्जन है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ना फोर्स ऑफ रिपल्जन है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई रिपल्जन नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कह दूं कि हमारे पास ये एटम इसके साथ आता है तो ये तो इलेक्ट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, और इस पर न्यूक्लियस, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है, क्या करता है, रिपल करता है, ये हमारे पास रिपल्जन जो है शो करता है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है, क्या करता है, रिपल करता है। इसी तरह हमारे पास ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को भी रिपल करता है, ठीक है। मतलब इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि भाई आप ना आया करो, ठीक है, इसमें रिपल्जन फोर्सेस प्रेजेंट है। देखो, जब बॉन्ड बनता है तो एक एटम दूसरे एटम के साथ करीब आता है तो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्जन क्रिएट हो सकते हैं। अभी आप कहेंगे कि सर बॉन्ड किस तरह बनते हैं, अरे मैं बता रहा हूं ना, देखो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्जन प्रेजेंट है। अब देखो, लेकिन अगर मैं ऐसा देख लो तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स है वो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो मैं ऐसा कहूंगा, देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन है, ठीक है, हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्जन है, मैं ऐसा कहूंगा। इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन है। ये हमारे पास ए एटम का इलेक्ट्रॉन है, ये बी एटम का इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, हमारे पास पॉजिटिव जो है, मतलब एक एटम का जो न्यूक्लियस है बी एटम के न्यूक्लियस के साथ भी फोर्स ऑफ रिपल्जन है, क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्जन इसमें प्रेजेंट है, रिपल्जन है, ये हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्जन है। अब देखो, लेकिन अगर मैं ऐसा कहता हूं कि हमारे पास ए एटम का जो न्यूक्लियस है और बी एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ कैसा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है हमारे पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब देखो, ए एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, ए एटम का, अभी मैं ए एटम का बात कर रहा हूं, और बी एटम का जो न्यूक्लियस है, देखो ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ए एटम का इलेक्ट्रॉन बी एटम का न्यूक्लियस, इसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है हमारे पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बात भी आपने याद रखना है। अब देखो, तो मतलब ये कि जब बॉन्ड बनता है ए एटम और बी एटम एक दूसरे के करीब आता है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि इसमें कौन से फोर्स होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो आप उनको आंसर दे कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है, दोनों फोर्स इसमें प्रेजेंट है। देख लेना यार, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है, दोनों फोर्सेस इसमें प्रेजेंट है। अब बॉन्ड कब बनेगा, तुम्हें पता है, बॉन्ड उस वक्त बनेगा अगर हमारे पास ये फैक्टर्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू ग्रेटर हो जाए फोर्स ऑफ रिपल्जन के वैल्यू से। मतलब जितना हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्जन है उस फोर्स ऑफ रिपल्जन पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट हो जाए तो फिर हमारे पास इस एटम के बीच में बॉन्ड बन जाएगा।
ठीक है, या तो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या हमारे पास एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जो भी हो जाएगा वो फिर हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड हमारे पास बनता है जब दो एटम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाए फोर्स ऑफ रिपल्शन से। इसी कंसेप्ट के बेस पर एक एमसीक्यूज भी आया था, मैं आपको लिखता हूं, शाबाश आप इनको स्क्रीनशॉट लें। मिटा दे, चलो मिटाते हैं। तू पूजा मन को जा, 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 तू अमीरे करम मैं फकीरे आजम। अब देखो, अपने पास लिख के एमसीक्यूज आपके पास है, एमसीक्यूज है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन द फोर्सेस बिटवीन एटम्स आर मैक्सिमम। ये हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ऑप्शन ए आपके पास है फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन हमारे पास जो है ग्रेटर होगा देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ऑप्शन बी आपके पास है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन हमारे पास इक्वल होगा देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ठीक है, इसका इक्वल होगा। ऑप्शन सी ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, सॉरी फोर्स ऑफ रिपल्शन हमारे पास लेस होगा देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। ऑप्शन डी आपके पास है कि बोथ फोर्सेस आर operated, both forces operated during bond formation, during bond formation, bond formation के दौरान both force ऑपरेट करता है, but during bond formation, during bond फॉर्मेशन, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम ग्रेटर, ये ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन से ये ग्रेटर हो जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आता है, तो देखो फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान देखो अगर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास जो है ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तो उस वक़्त क्या होगा, मैंने आपको बताया कि उस वक़्त आपके पास जो है बॉन्ड फॉर्म होगा। इस वक़्त के दौरान बॉन्ड फॉर्मेशन में आकर, बॉन्ड फॉर्मेशन विल आकर, तो आपके पास जो है बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर केस नंबर ये आ जाए कि आपके पास ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो है लेस है, मतलब इससे फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो उस वक़्त नो बॉन्ड फॉर्मेशन अकर, नो बॉन्ड फॉर्मेशन विल अकर, आपके पास कोई भी बॉन्ड जो है नहीं बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें आप देखिए फोर्स ऑफ रिपल्शन इक्वल है, ये तो गलत है, इक्वल तो नहीं हो सकता,
फोर्स ऑफ रिपल्जन ग्रेटर है तो बॉन्ड तो नहीं फॉर्म होगा। फोर्स ऑफ रिपल्जन लेस है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो ये बात ठीक है। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्जन आर लेस देन फोर्स ऑफ रिपल्जन। इसको देखिए, बोथ फोर्सेस आर ऑपरेटेड, दोनों फोर्सेस ऑपरेट करता है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, बट ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान दोनों फोर्स ऑपरेट करते हैं, बट ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम ग्रेटर, ये ग्रेटर होता है देन फोर्स ऑफ रिपल्जन, ये भी ठीक है। तो आप ऐसा करें, इसमें बोथ ए एंड बी नहीं है, तो आप ऐसा करें कि फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है, फोर्स ऑफ रिपल्जन बिकम ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब देखें, अब ये आपके पास गलत है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर इसके अलावा था तो फिर भी ठीक था, अगर रिपल्जन इस तरह आ जाए आपको एक लंबा स्टेटमेंट देगा तो फिर भी ये आपके पास गलत है, क्योंकि इस स्टेटमेंट का और इस स्टेटमेंट का सेम मतलब है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। पिछले साल MCQs में भी आया था, पिछले साल था, मुझे पता नहीं डेट या कंफर्म नहीं, लेकिन MCQs यहाँ पर आया था। शाबाश, इनको लिख ले, मिटाते हैं, मिटा दे, चलो मिटाते हैं। अब देखो, जब बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा करते हैं क्योंकि इस पर भी MCQs आते हैं। देखो, हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये हमारे पास एटम से, इसमें इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास एक और एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो, इसका ये जो रेडियस है, ये रेडियस मतलब R है। ठीक है, और ये जो रेडियस है ये R है। अब यहाँ पर ये एक दूसरे से इतना दूर है कि इनके बीच में नो फोर्सेस, इसके बीच में फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसके बीच में फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं कि ये हमारे पास देखो ग्राफ है और ये हमारे पास इसका सेंट्रल लाइन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये हमारे पास इसी तरह ग्राफ है। अब देखो, अगर ये हमारे पास जो है रेडियस शो करे, ये सब हमारे पास क्या शो करे, रेडियस, और ये अपर जो हमारे पास है ये हमारे पास रेडियस शो करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास जो है अगर एनर्जी शो करे कि ये हमारे पास एनर्जी है। अब कौन सा एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज करता है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब देखो, जब R हमारे पास इनफाइनाइट है, R इनफाइनाइट का मतलब ये कि मतलब वो R जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ रिपल्जन भी नहीं है, दोनों फोर्सेस नहीं है, तो उस दौरान अगर आप देख ले तो एटमों के बीच में फोर्स पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम किसको कहते हैं, द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ ए बॉडी आर कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एक पोजीशन के बुनियाद पर आप इसका मेजरमेंट कर ले, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन अगर आप मोशन के बिना पर कर ले तो हमारे पास फिर उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एक किसी बॉडी में मोशन है और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, एक बॉडी का पोजीशन कितना है, मतलब ज़मीन के करीब है तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब ज़ीरो। अब इसके खिलाफ अपने काम कर दिया, इसमें अट्रैक्शन डेवलप है क्योंकि अब इस ज़मीन अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, तो अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी अब है क्योंकि मैंने वर्क किया है। ठीक है, तो दो चीज़ों के दरमियान अट्रैक्शन है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसमें है। ठीक है, अब देखो, हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। ठीक है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है अगर R हमारे पास इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब ये कि जिस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अब मैं इस दोनों को क्लोज करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, क्लोज करना चाहता हूँ। अब देखो, अब अगर मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ तो थोड़ा सा मैंने वर्क कर दिया और तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये एक दूसरे के करीब आएगा तो फिर ये इसमें अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट है, मैं बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, बॉन्ड का ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट हो गया, हमने केस नंबर 1 लिया क्योंकि बॉन्ड फॉर्म होता है तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट हो गया। जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो उस वक्त मैं इस पर कोई भी फोर्स लगाऊंगा नहीं, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट है, तो ये दोनों एटम खुद ब खुद एक दूसरे के साथ आएगा। तो मैं ऐसा कहूंगा कि दो एटम्स या दो चीजें खुद ब खुद आते हैं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है,
मैं ऐसा कहूंगा कि इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो डिक्रीज की तरफ मैं जाऊंगा तो मतलब नेगेटिव की तरफ मैं जाऊंगा ना, ठीक है ना। यहां पर 0 है, अब खुद ब खुद अट्रैक्ट होता है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं इस पर तो वर्क नहीं कर रहा, मैं इस पर वर्क नहीं कर, ये खुद ब खुद अपने एनर्जी पर आते हैं, ठीक है, अपने आप को अट्रैक्ट करता है, तो मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। देखिए हमारे पास ये मार्कर है, अब इसमें ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी है, अब मैं इस पर वर्क नहीं कर रहा, देखो यहां पर मैंने वर्क किया है, जमीन से उठाया है, इतना उठाया है, मैंने इस पर वर्क किया है, अब मैं वर्क नहीं कर रहा, ये मार्कर खुद ब खुद नीचे आता है, जब खुद ब खुद नीचे आता है मतलब जमीन इसको अट्रैक्ट करता है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी यहां पर अगर 10 जूल है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 5 जूल होगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज अट्रैक्ट होता है, किसी दूसरी चीज अपने तरफ अट्रैक्ट करता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है, क्योंकि उस अट्रैक्शन के दौरान एक्सटर्नल वर्क की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दो एटम एक दूसरे के साथ करीब में आते हैं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। अब देखो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मतलब ये 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब ये एक दूसरे के करीब आता है, मतलब ये एक एटम है और इसका न्यूक्लियस इसका ये, और ये इसका न्यूक्लियस और इसका ये, इसी तरह हमारे पास जो है बॉन्ड बनता है, हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि ड्यूरिंग क्लोजिंग, ये क्लोजिंग के दौरान आता है तो इसका ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, मैं 0 से नीचे जाऊंगा क्योंकि नेगेटिव की तरफ मैं जा रहा हूं, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास डिक्रीज होगा, मैं ऐसा कहूंगा हमारे पास इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। अब देखो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज 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 डिक्रीज, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास दो एटम है, सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, या हमारे पास क्लोरीन है क्लोरीन है, अब इसका बॉन्ड हमारे पास H2 बन गया, तो यहां पर हमारे पास स्टेबिलिटी जो है इस पॉइंट पर हमारे पास H2 बन गया, मतलब हमारे पास ये अब ये स्टेबिलिटी जो है आ गया, क्या हमारे पास आ गया, स्टेबिलिटी हमारे पास आ गया, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बॉन्ड बन गया, ये इस पर, ठीक है, इस पर हमारे पास बॉन्ड गया, तो मैं ऐसा कहूंगा कि अब इसका रेडियस R0 है। R0 का मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का जो फासला R0 है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसका, ठीक है, तो ये हमारे पास R0 है। अब देखो, अब अगर मैं स्टिल जो है करीब करना चाहता हूं, अब ये खुद बहुत करीब नहीं होता, अब मैं इस पर एक्सटर्नल वर्क करूंगा, क्योंकि यहां पर बॉन्ड बन गया, H2 तो हमारे पास बन गया, ठीक है। अब ये और जो है करीब नहीं आ सकते, मतलब बॉन्ड बन गया, मुकम्मल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गया, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ करीब आ गया और बॉन्ड हमारे पास बन गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको और करीब लाना चाहता हूं तो अपने एनर्जी पर तो ये नहीं ला सकता, ठीक है, तो मैं इस पर खुद एक्सटर्नल वर्क करूंगा, ठीक है, मैं इस पर एक्सटर्नल वर्क करूंगा। जब एक्सटर्नल वर्क की जरूरत आ गई, अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज की तरफ नहीं जाएगा, अब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, क्योंकि आप इस पर वर्क करते हो, तो इसका ग्राफ इस तरह आएगा, अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज की तरफ जो है जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज की तरफ जा रहा है। तो मतलब ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन H2O तक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो है डिक्रीजेस, ये आपके पास डिक्रीज होता है, लेकिन इसके बाद अगर अब आपके पास जो है बॉन्ड बन गया, आफ्टर इट स्टिल आप जो है ब्रिंग टुगेदर, आप इसको जो है ब्रिंग लाते हो, टुगेदर लाते हो, तो फिर आपके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, 0 की तरफ जाएगा मतलब इंक्रीज होगा, यहां पर नेगेटिव की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है तो इसका मतलब ये कि आपके पास जो है स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन तो होता है स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन यहां पर आप देखें इस पॉइंट के बाद आप इसको लाते हो तो आपके पास ये जो स्टेबिलिटी है
स्टेबिलिटी, अब आपके पास जो है स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, आपके पास स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, आपके पास स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। एंड और अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी जो है अनस्टेबिलिटी इंक्रीजेस, आपके पास अनस्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। देखो दो एटम खुद ब खुद अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आ रहा है, एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करते करते बॉन्ड बन गया, अब और क्लोज नहीं आ सकते, ठीक है, तो बॉन्ड तो बन गया। अब आप एक्सटर्नल वर्क की मदद से आप इसको करीब लाते हो, तो एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत पड़ गई, तो एक्सटर्नल वर्क के लिए फिर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो एमसीक्यूज इस तरह आते हैं, देखो आपसे बोलेगा एमसीक्यूज इस तरह आते हैं कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी, या आपसे कहेंगे कि सपोज टू एटम ए एंड बी, आपके पास एटम से बॉन्ड फॉर्म, आपके पास बॉन्ड जो है फॉर्म बन गया, बॉन्ड फॉर्म ए बी का बॉन्ड फॉर्म बन गया। एंड नाउ वी स्टिल, हम फिर भी चाहते हैं, वी स्टिल वांट, हम चाहते हैं टू ब्रिंग, कि हम फिर भी चाहते हैं टू ब्रिंग देम टुगेदर, हम फिर भी चाहते हैं कि इसको क्लोज लाए। देन तो फिर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन ए हमारे पास स्टेबिलिटी इंक्रीज, स्टेबिलिटी हमारे पास इंक्रीज करेगा, ऑप्शन ए ऐसा है। ऑप्शन बी स्टेबिलिटी हमारे पास डिक्रीज करेगा। ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इंक्रीज करेगा। ऑप्शन डी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास डिक्रीज करेगा। ऑप्शन ई एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी हमारे पास जो है एनर्जी रिक्वायर्ड, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन ई एफ आप कर ले, एनर्जी हमारे पास रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज। और ऑप्शन एफ जी बी लिख के इसमें आप ऐसा लिख के बी, इसमें बी भी आता है, इसमें बी डी भी आता है, और इसमें जो है ई भी आता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है, इसमें ये ऑप्शन ठीक है। मतलब जब बॉन्ड ए बी का फॉर्म हो गया और अब फिर भी आप चाहते हो कि मैं इसको क्लोज टुगेदर कर लूँ, तो हमारे पास इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है अब इंक्रीज करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, इसमें ये ऑप्शन आता है, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी यहाँ पर सबसे हाईएस्ट है, फिर स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज बी भी आता है इसमें, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज, और इस दौरान एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड भी होगा, तो बी सी, इसमें बी सी एंड ई आता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो देखो बॉन्ड हमारे पास जब पंप होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो इस दौरान एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। आपके पास बॉन्ड फॉर्म हो गया, बॉन्ड यहां पर फॉर्म हो गया H2 का, ठीक है, यहां पर बॉन्ड फॉर्म होगा, तो इस दौरान बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि ये अपने वर्क के थ्रू आता है, मतलब खुद बहुत अट्रैक्शन इसमें है, तो अपने काम पर आता है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कोई एनर्जी आपके पास रिलीज करता है, ठीक है। तो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होता है, और जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है वो हमारे पास एक्सोथर्मिक है, तो मैं ऐसा कहूँगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसके बरक्स अगर आप देखें कि हमारे पास बॉन्ड
ब्रेकिंग होता है, हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए आप एनर्जी देंगे, किसी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। देखो ये बॉन्ड हमारे पास फॉर्म है, इसको ब्रेक करने के लिए एक्सटर्नल वर्क की जरूरत होगी। एक्सटर्नल वर्क की जरूरत मतलब कुछ एनर्जी की जरूरत होगी। तो बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड करता है, रिक्वायर्ड एक्सटर्नल वर्क या एक्सटर्नल एनर्जी, ये एनर्जी रिक्वायर्ड करता है। और जिस चीज में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो प्रोसेस आपके पास क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो मैं ऐसा कहूंगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये आपके पास क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी आपने याद रखना है। ये एमसीक्यू से अगर आ जाए कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, जनरली एमसीक्यूज ऐसा आपने करना है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल भी है और इसका अलग कंसेप्ट है, उस पर हम सोल्यूशन में, सॉल्युबिलिटी में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसी तरह अगर एमसीक्यूज आ जाए तो 99% मॉलिक्यूल बॉन्ड के लिए कंसेप्ट अप्लाई होते। तो हम इसके लिए कहते हैं कि एनर्जी या रिलीज होगा या हमारे पास एब्जॉर्ब होगा। रिलीज कब होगा, जब हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अट्रैक्शन है और जिस चीज में भी अट्रैक्शन होना, नेचर में जिस चीज में भी अट्रैक्शन हो उस दौरान एनर्जी रिलीज होगा। बाकी आप मुझसे बेहतर समझते हो, ठीक है। जो दो चीजों के दरमियान अट्रैक्शन जितना बढ़ता है उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। अब जब रिपल्जन आता है तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो बॉन्ड बनता है, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होता है, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, आप एक्सटर्नल से एनर्जी देंगे। देखो दो दोस्त थे आपके पास और दो दोस्त एक दूसरे के साथ बहुत गहरे ताल्लुक में है, ठीक है। अब चाहते हो कि इसका दोस्ती मैं तोड़ना चाहता हूं, तो आप एक ऐसा बंदे को टारगेट करेंगे कि जाओ यार इसके बीच कोई शैतानी कर लो, कोई और काम कर लो ताकि इसका दोस्ती जो है ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब अभी आपने एक्सटर्नल से कोई फैक्टर डाला है इसमें, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जब बेस्ट दोस्ती बनता है तो दोनों अपने आप को आजिज़ी दिखाएंगे, मतलब एक दूसरे को आजिज़ी दिखाएंगे कि यार तुम मुझसे बेस्ट हो, वो कहेगा कि नहीं यार तुम मुझसे बेस्ट हो। और जब किसी प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो मतलब एक बंदा कहेगा कि मैं पैसे दूंगा, दूसरा कहेगा कि मैं पैसे दूंगा। तो मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, बेस्ट दोस्ती के लिए एनर्जी रिलीज होना चाहिए। यही कंसेप्ट इसमें भी अप्लाई होता है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि बॉन्ड का कंसेप्ट किस तरह आया, किस साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे पास चीजें जो है बॉन्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इसमें जो जीएन लेविस का कंसेप्ट है वो पहले आता है। उसने कहा कि हमारे पास ऑक्टेट थ्योरी है, एटम नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। तो ऑक्टेट थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। ऑक्टेट थ्योरी किस किस मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होता है, सब मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई नहीं होता, ठीक है। BF3 ग्रुप 3 एलिमेंट है, इसी तरह ग्रुप 7 एलिमेंट है, ग्रुप 6 एलिमेंट है, इसमें कुछ एलिमेंट है उसके लिए ऑक्टेट का थ्योरी अप्लाई नहीं होता और वो एमसीक्यूज भी आता है। देखो एमसीक्यूज हमारे पास ये, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टेट थ्योरीज आर नॉट अप्लाई। ऑप्शन ए आपके पास है NH3, ऑप्शन बी आपके पास है BF3, ऑप्शन सी आपके पास है H2O, ऑप्शन डी आपके पास है ऑल ऑफ दीस। किसके लिए अप्लाई नहीं होता? तो इसी तरह एमसीक्यूज भी आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्टेट थ्योरी, डॉपलेट थ्योरी और टाइप्स ऑफ बॉन्ड के हवाले से पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट हम मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।